जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी साइंस पीवाईक्यू 101 शिफ्ट सॉल्यूशन सीरीज का ये हमारा सेट नंबर चौथा है। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 सेट करा चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर जाकर आप उस वीडियो को देख लें। और आज की इस वीडियो में हम 28/11/2025 फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के पूरे 25 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ डिटेल्स में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और इस सीरीज के और सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को डैश के नियम से भी जाना जाता है। तो देखिए, न्यूटन के प्रथम गति का नियम आप पढ़े होंगे। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था। प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम और तृतीय गति का नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कौन सा नियम, किस और कौन से नियम के नाम से जाना जाता है? तो उसे जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अब देखिए, जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जड़त्व के कारण वस्तु अगर वो गतिशील है तो गति में ही रहना चाहता है, और अगर वह स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट की उचित व्याख्या करता है? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। तो कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट की उचित व्याख्या करता है? तो देखिए, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी क्या होता है? कम होता है। तो देखिए, ऑप्शन कह रहा है, पत्थर गति के प्रथम नियम के अधीन है जबकि फुटबॉल द्वितीय नियम द्वारा शासित है। ऑप्शन बी कह रहा है, पत्थर पर लगाया गया बल उसके परमाणुओं को एक साथ बांधे रखने वाले अधिक केंद्रीय बल के पार करने के लिए अपर्याप्त है। ऑप्शन सी कह रहा है, पत्थर की सतह पर घर्षण कम होता है जिसके कारण सारा बल संचारित हो जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है, पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात वह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको बताया ना कि जिस जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो देखिए, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2 ये होता है। और ये क्या करता है? सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। तो ये हो जाएगा Na2SO4। जब इससे अभिक्रिया करेगा तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2NaCl होगा। तो देखिए, ये क्या है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दोहरा विस्थापन हो रहा है। यानी कि बेरियम जो है, बेरियम सल्फर के साथ ऐड हो रहा है, यानी कि, और ये क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ ऐड हो रहा है। तो ये दो चीज़ विस्थापित यहाँ पे हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये दोहरी विस्थापन की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं। लाइसोसोम तो कोशिका का क्या बोला जाता है, भक्षक बोला जाता है। यानी कि एटम बम ऑफ कोशिका किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। यानी लाइसोसोम का काम होता है कि कोशिका के अंदर जो हानिकारक जीवाणु है उसे वो निगलने और विघटित करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। यानी हानिकारक जीवाणु को निगलने तथा विघटित करने वाली श्वेत रुधिर कोशिका, ये होगा इसका राइट आंसर। लाइसोसोम की का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, इसलिए इसे एटम बम कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरंग का आयाम बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। तरंग का आयाम बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर तरंग का आयाम बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, तरंग की ऊर्जा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका ऑप्शन दूसरे स्लाइड में आया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है। तो देखिए हाइड्रा में क्या होता है कि मान लेते हैं एक प्रकार का ये हाइड्रा है। हाइड्रा में एक बड यानी एक कली के जैसा ऐसे निकलता है। तो ये क्या होता है, पहले एक कली जैसा आरंभ होता है निकलना, उसके बाद ये परिपक्व होता है और परिपक्व होने के बाद इसका क्या हो जाता है, वियोजन होता है, मतलब ये टूट जाता है। तो टूट के ये अलग हो जाएगा और अलग होकर क्या करेगा, एक अलग जीव का निर्माण कर देगा। तो देखिए पहले क्या होगा, पहले मुकुल का आरंभ होगा, उसके बाद मुकुल जो है परिपक्वता होगा यानी मुकुल परिपक्व होगा, उसके बाद मुकुल का क्या होगा, वियोजन यानी मुकुल टूटकर ये अलग हो जाएगा और एक नए व्यक्ति का जन्म करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है, जी बराबर होता है, जी बराबर ये कैपिटल जी और कैपिटल एम बटे में आर स्क्वायर होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो कौन सा सत्य है, तो पहला कह रहा है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, यह पृथ्वी के केंद्र से दूर कार्य करता है, यह पृथ्वी के केंद्र से दूर कार्य करता है। सी कह रहा है यह पृथ्वी के केंद्र से दूर पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी यह पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए दूरी, आर को दूरी बोला जाता है, तो ये आर पर निर्भर कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। इसमें कह रहा है नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है डी नंबर कह रहा है यह एक अकेंद्रीय बल है, नहीं यह एक अकेंद्रीय बल नहीं, यह केंद्रीय बल है। तो ऑप्शन बी भी इस अनुसार से गलत हो जाएगा। बी भी कह रहा है यह पृथ्वी के केंद्र से दूर कार्य करता नहीं, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का जो बल है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, ये केंद्र से दूर कार्य नहीं करता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो हाँ देखिए यहाँ पे ये एम क्या है, मास, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 है एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है। तो देखिए प्रतिरोध का सिंपल फॉर्मूला लिखिए, प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाय ए। तो देखिए अगर आप लंबाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि इससे ये उल्टा रिलेशन है। आर और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या है, उल्टा रिलेशन है, और एल एल और आर इसमें क्या है, सीधा रिलेशन है। तो अगर एल को बढ़ाइएगा तो आर भी बढ़ेगा, और एल को घटाइएगा तो क्या होगा, आर भी घटेगा। सेम उसी प्रकार अगर ए को बढ़ाइएगा यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो आर का मान क्या होगा, ये घटेगा यानी प्रतिरोध घटेगा, और इसे अगर कम कीजिएगा यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम कीजिएगा तो आर का मान क्या होगा, ये बढ़ेगा।
तो वही अब ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा था एक धातु का धात्विक चालक का प्रतिरोध डेट के साथ बढ़ता है, यानी किसके साथ बढ़ता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखिए अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कम रहा था, क्योंकि इससे उल्टा रिलेशन है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है लंबाई में कमी। देखिए अगर आप लंबाई में कमी कीजिएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध में भी कमी हो जाएगा, क्योंकि इससे सीधा रिलेशन है, ये समानुपाती है। और आर और ए व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि आर और एल क्या है, इस समानुपाती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है तापमान में कमी। अगर आप टेम्परेचर में कमी कर दीजिएगा तो प्रतिरोध में भी क्या होगा, कमी होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप तापमान में वृद्धि कीजिएगा तब प्रतिरोध में भी वृद्धि होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है, यानी दोनों कथन इसका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, सॉरी यहाँ पे तीर का साइन आएगा, ऐसे तीर, ये रासायनिक अभिक्रिया दिया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है। कथन 1 हाइड्रोजन, कथन 1 कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण के से सल्फर का निर्माण करता है। कथन 1 कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। तो देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जब 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 किसी में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन हटता है तो भी उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या हाइड्रोजन का हटना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड ये है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है, यानी कि देखिए हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हटा तभी तो ये सल्फर का निर्माण किया। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इस हिसाब से ऑप्शन ए तो सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ऑप्शन 2 कह रहा है आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो देखिए अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन बोलते हैं अवकरण को, यानी ऑक्सीकरण को उपचयन बोला जाता है और अवकरण को अपचयन बोला जाता है। तो अवकरण में क्या होता है, अवकरण में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, मतलब अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। तो देखिए आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। और इसमें क्या है, आयोडीन का अपचयन हुआ है। देखिए आयोडीन का अपचयन हुआ है क्योंकि आयोडीन में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इसका क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया, हरा सूखे अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक धातु कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ है कि इसमें अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट और जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता मिलेगी। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई? किसकी खोज हुई? ये नाभिक की खोज हुई। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो ऑनलाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सुकेंद्रित कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए तो है कोशिका का ब्रेन होता है, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी घटनाएं होगी, जितनी भी क्रियाएं होगी, उसका संचालन कौन करेगा? तो केंद्रक ही करता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। हाँ, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी केंद्रक जो होता है, केंद्रक कोशिका के जीवन की जो प्रक्रियाएं होती है, यानी कि कोशिका के अंदर जितनी भी प्रोसेस होता है उस सबको नियंत्रित कौन करता है? तो केंद्रक करता है। राइट आंसर क्या होगा उसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा यानी कि कोई वस्तु जब स्थित रहती है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो वही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए चलती ट्रेन। चलती ट्रेन में तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी किसमें, क्योंकि ये चल रही है, इसमें तो गतिज ऊर्जा होगी। एक बहती नदी, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। एक लुढ़कती गेंद, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। एक मेज पर रखी किताब, हाँ देखिए मेज पे अगर नॉर्मल किताब रखी है तो स्थिति ऊर्जा इसमें है, क्योंकि वो स्थित है, वो अपनी स्थिति को बरकरार रखे हुए है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिति ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से आपतित होती है तो उसके सभी घटक रंगों से में बैगनी रंग सबसे अधिक बंकन होता है, या किस कारण से होता है? यानी बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। वही लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसलिए लाल रंग का उपयोग हम सिग्नलों में करते हैं, ताकि इसका जो है इसका प्रकीर्णन कम हो। यानी प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव, यानी उसका अगर वो लाल रंग का प्रकाश का फैलाव कम हो ताकि वो दूर से भी आसानी से दिखाई दे, इसलिए लाल रंग का प्रयोग खतरों के सिग्नलों में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? यानी कि जब कोशिका में द्विखंडन होता है तो कितनी संतत कोशिकाएं बनती हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या कितनी संतत कोशिकाएं बनती है? तो 2 कोशिका बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वही अगर बहुविखंडन रहता तो बहुत सारे बनता, लेकिन यह है कौन सा है? ये बाइनरी फ्यूजन है, यानी द्विखंडन है, तो इसमें 2 कोशिका बनती है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, ये बीच में पतला होता है और किनारे पे क्या होता है? मोटा होता है। ये होता है अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस की प्रॉपर्टी है कि ये आने वाली ये प्रकाश को क्या करता है? मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश आती है, तो ये आने वाली प्रकाश को क्या करता है? ये यहाँ से ये फैला देता है, यानी कि आने वाले प्रकाश को ये क्या करता है? फैलाता है। तो इसका मुख्य कार्य यही है कि आने वाली प्रकाश को फैला देता है। अवतल लेंस का यही मुख्य काम है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। और अवतल लेंस में हमेशा जो है वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है पहला ऑप्शन कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बीम के आकार की तुलना में छोटा होता है। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बीम के आकार की तुलना में बड़ा होता है। तो देखिए अवतल लेंस हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है,
यानी कि अवतल लेंस हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है, पहला ऑप्शन ए कह रहा है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है निर्मित प्रतिबिंब सदैव बीम के आकार की तुलना में छोटा होता है। हाँ, अवतल लेंस में होता है, अवतल लेंस में जो वस्तु का निर्माण होता है वो हमेशा, प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो हमेशा वस्तु के आकार की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है पौधे की कोशिकाओं में सूजन या स्फीति की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होता है। तो देखिए, कोशिका में सूजन या स्फीति की प्रक्रिया किसके कारण होता है, तो उसके आंतरिक जलाशय में परिवर्तन के कारण होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए, अवस्था जो होती है वो केवल तापमान और दाब के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी को ऑप्शन ए और ऑप्शन बी किस में है, सी में है, सॉरी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी किस में है, तो डी में है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो उसके तापमान के द्वारा और उस पर लगने वाले दाब के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि सग्रेता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्राकृतिक में किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का सुपरिचित अभिलक्षण क्या है, यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, यानी कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त बोला जाता है, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोला जाता है, असंतृप्त बोला जाता है। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, इसे ही बोलते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंगक वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचित करता है। जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है, यानी कि बेसिकली पीयूष ग्रंथि को कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सक्रिय करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, हाइपोथैलेमस, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है ये हाइपोथैलेमस के पक्ष भाग में, यानी सबसे निचले भाग में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बनने वाले लवण का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब इस दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये न्यूट्रल अभिक्रिया होती है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, न्यूट्रल अभिक्रिया, यानी इसका पीएच मान लगभग कितने बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है
एक छात्र परागन से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिमाण क्या होगा? तो देखिए ये पुष्प होता है, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये तो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये इस टाइप से होता है पुष्प, ये इस टाइप से कुछ पुष्प बना हुआ है। ये जो होता है, ये जो लंबी लाइन होता है, ये इसे जो बोला जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे पोलिन गिन पाया जाता है, इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। इसे बोला जाता है क्या? वर्तिकाग्र बोला जाता है, इसे वर्तिकाग्र बोला जाता है। और ये जो होता है, ये होता है वर्तिका। ये क्या होता है? वर्तिका। तो इसे वर्तिकाग्र बोला जाता है और ये होता है वर्तिका। तो इस पे जो होता है, ये वर्तिकाग्र पे होता है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन होता है। जब इस पे मधुमक्खियां या कीड़े बैठती है तो इससे परागकण इसके अंदर आता है। किसके माध्यम से होकर आता है? ये वर्तिका के माध्यम से होकर आता है। और नीचे पाया जाता है ओव्यूल यानी बीजांड, जहाँ पे नीचे यहाँ पे ओव्यूल पाया जाता है, जहाँ पे इसका निषेचन होता है। तो अगर आप इस वर्तिका को काट दीजिएगा तो ये जो बीजाणु है यानी ये जो परागकण है, ये तो अंदर यहाँ पे अंडाशय से आके मिल ही नहीं पाएगा। तो जब ये मिल नहीं पाएगा तो क्या होगा? निषेचन नहीं हो पाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी निषेचन नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है द्रव का जमना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है चीनी को जल में घोलना, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है गैस को संपीड़ित करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ठोस को गर्म करना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चीनी को जब जल में घोलते हैं तो क्या होता है? चीनी जल के अंदर घुल जाती है। इसका मतलब है कि वो जल के अंदर कुछ रिक्त स्थान जरूर है जिसमें वो चीनी घुल गई। तो ये द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान की उचित व्याख्या करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। हमने पूरे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के आगे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।